स्टूडेंट्स वेलकम टू मालिकाज लिटरेचर क्लासेस एंड आज हम 11th का थर्ड चैप्टर कवर करने वाले हैं एंड द टाइटल इज़ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। बेटा बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक द टाइटल ऑफ द स्टोरी डिस्कवरिंग टट। डिस्कवरिंग मतलब कि बेटा कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसे सर्च करना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, उसे ढूंढना। एंड इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, इसमें हम क्या सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, किस पर्सन को सर्च कर रहे हैं। टट टट बेटा आई 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 थिंक कि शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा इजिप्शियन किंग तूतनखामन, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे बिकॉज कि उनकी जो बॉडी थी उनको एक्सट्रैक्ट किया गया था टूम से एंड उस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ था। सो बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ था पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए कि किसी की बॉडी मिली है एंड उस इजिप्शियन किंग की बॉडी मिली है जिसके डेथ से रिलेटेड बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। सो इस चैप्टर में हम तूतनखामन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम एक्चुअल में तूतनखातन था बट उन्होंने अपना नाम चेंज करके तूतनखामन रखा था। द सागा कंटिन्यूज़, यहाँ पर क्या है, सागा मतलब स्टोरी होता है बेटा। सो उनके डेथ के बाद भी जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू रही है। सो इट्स ऑल अबाउट हिम एंड इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। एक और थीम है जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में एंड वो है आर्कियोलॉजी, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एंड किसी भी तरह से हम उसकी स्टडी करते हैं बाई आर्टिफैक्ट्स, बायोफैक्ट्स, इकोफैक्ट्स। सो वो चीज़ जानेंगे एंड किस तरह से पहले की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड आज की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से डिफ़र करती है। राइटर जिन्होंने लिखा है ये वो है A.R. विलियम्स एंड बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाना है इनके बारे में, बस आप जान लीजिए कि वो शी इज़ अ फॉर्मर राइटर इन नेशनल जोग्राफिक। वो लिखा करती थी नेशनल जोग्राफिक के लिए एंड उन्होंने ये सारे सोर्सेज जो थे वो कलेक्ट किए हैं एंड इस स्टोरी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इनकरेक्ट है, बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली में हुआ है, रिसर्च हुए हैं, जो भी नाम आने वाले हैं वो एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। He was just a king when he died, the last heir of powerful family that had ruled Egypt and the empire for centuries. बेटा एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को, we have been watching these kind of stories since our childhood. मम्मी वाली जो स्टोरी होती है द मम्मी एंड द मम्मी रिटर्न्स, जिसमें जो इजिप्शियन किंग होते थे पहले के टाइम के, अगर वो मर जाया करते थे तो जो उनकी माइथोलॉजी, जो उनका नोशन था, क्या बिलीव करता था कि उनकी डेड बॉडी को ममिफिकेशन किया करते थे, वो प्रिजर्व करके रखते थे, जिस तरह से भी वो जितने भी प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो एक कॉफिन में उस बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे, क्योंकि वो माना करते थे कि जब उनका टाइम होगा रिजरेक्शन का, जब उनका टाइम होगा रीबर्थ का, तो जो सोल है फिर दोबारा इसी बॉडी में आएगी। तो बॉडी के साथ साथ वो रेगुलर जो भी नॉर्मली डेली लाइफ के यूजेस के सामान होते हैं वो रख दिया करते थे, जितने भी ट्रेजर्स हुआ करते थे उनके, गोल्ड एंड ये सारी चीज़ें उन सबको रख दिया करते थे, सो दैट कि जब भी वो आए, रिटर्न हो आफ्टर 100 ईयर्स और 200 ईयर्स, तो उनको उनकी बॉडी एकदम एग्जैक्ट शेप में मिले एंड उनके सारे सामान उनको मिले। तो वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे, बट थोड़ा सा एक और भी कॉन्सेप्ट था कि जो सोल होगी वो उन्हीं की बॉडी में रिटर्न होगी, इसीलिए सारी बॉडीज़ को, जितनी भी किंग की बॉडीज़ थी, वो प्रिजर्व करके रखा जाता था, क्योंकि इजिप्शियन कल्चर में किंग को एक गॉड का दर्जा दिया जाता था। तो वो रिस्पेक्ट के साथ वो उस बॉडी को प्रिजर्व करते थे, कॉफिन में रखते थे एंड उसके बाद वैली ऑफ किंग्स था जहाँ पे सारे जो इजिप्शियन किंग्स थे उनको दफनाया जाता था, वहाँ पे दफना दिया जाता था कि अब कितने भी सालों बाद जब वो आएंगे तो उनको प्रॉपरली वो सारी सामान मिलेंगी जो उनकी प्रजा ने उनके लिए रखी है। तो ये एक नोशन था, ये एक मिथ है, या इजिप्शियन आज भी बिलीव करते हैं कि जो ममिफिकेशन होता है एक्चुअली में रिजरेक्शन होता है। सुपरस्टिशन हो या रियलिटी हो, मुझे नहीं पता, बट ये नोशन है एंड आज भी प्रेवलेंट है कुछ सेक्शंस में। ये नहीं कहूँगी कि पूरे लोग आज भी यही चीज़ मानते हैं, बट कुछ लोग ये चीज़ मानते हैं। सो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया आप लोगों को, किस तरह की सोच वो रखा करते थे, किस तरह के थॉट्स पे वो बिलीव किया करते थे। एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड
तूतनखामन बेटा पता है जब उनकी डेथ हुई थी तब वो बस टीनेजर थे। टीनेजर मतलब कि 13 to 19 के बीच में जो भी आते हैं उनको टीनेजर्स कहते हैं, क्योंकि 13 14 जो टीन है तो इस ग्रुप को हम टीनेजर्स कहते हैं। द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वो लास्ट ईयर थे, लास्ट सक्सेसर थे अपने डायनेस्टी के, एंड वो डायनेस्टी जिन्होंने कई सालों दर साल राज किया था इजिप्ट में, पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती थी तूतनखामन की। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेट विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। उनको दफना दिया गया गोल्ड से लाद कर, एंड उनको भूल गया गया, क्योंकि जब तक आप वर्ल्ड में हो ना तभी तक आप लोगों को, दैट्स द रियलिटी ना, कि डजंट मैटर चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना किसी भी इंसान के, आप जब तक वो आपके साथ रहते हैं तब तक एक कनेक्शन फॉर्म हुआ रहता है। एंड जब वो चले जाते हैं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर सम ईयर्स उनकी एग्जिस्टेंस चली जाती है, आप उतना याद नहीं करते हो या भूल जाते हो ऐसे इंसान को, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज वंस ना हो। Since the discovery of his tomb in 1920, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. 1920 को हार्वर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था टट की बॉडी को, एंड तभी से ये बहुत तरह की स्पेकुलेशंस, मतलब कि एक थ्योरीज फॉर्म हुई जो कि प्रॉपर ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि एक्चुअल में सही है कि गलत है। बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई उनके डेथ से रिलेटेड जब हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में उनके टूम को डिस्कवर किया। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. फेरो किसको बोलते हैं बेटा? इजिप्शियन किंग को। स्टार्टिंग से वहाँ पर एक, जैसे कि हमारे यहाँ राजा बोला जाता है, वहाँ पे इजिप्शियन कल्चर में किंग को फेरो बोला जाता था। अब 80 ईयर्स 1922 के बाद 80 ईयर्स बाद जब हम बात करते हैं 2005 की, जब दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी बॉडी को फिर से निकाला, एंड उस टाइम पे जो वर्ल्ड था बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका था, चाहे अगर हम बात करें साइंटिफिक लहजे से, एंड अब सिटी स्कैन आ चुका था, तो फिर से उनकी बॉडी को एक रिकंस्ट्रक्शन दिया गया बाय फॉरेंसिक एक डिपार्टमेंट होता है बेटा जिसमें हम क्राइम से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं वाया साइंस। तो इस तरीके से उनकी बॉडी को फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया सो दैट कि हम पढ़ सके उनकी बॉडी के बारे में कि कब उनका डेथ हुआ था। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी लिंगर कर रहे थे, अभी भी कंटिन्यूसली प्रेवलेंट थे कि उनकी डेथ कब हुई थी और क्यों हुई थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी कि एट व्हाट एज, एक एक्यूरेट एज नहीं पता था कि कब डेथ हुई थी। कुछ लोग मानते हैं एट द एज ऑफ 16, कुछ लोग मानते हैं एट द एज ऑफ 19, लेट टीन में उनकी डेथ हुई थी। तो इस तरह से एडवांस एज में फिर से उनकी बॉडी को निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, एंड फिर से पढ़ना शुरू किया गया आफ्टर 80 ईयर्स हार्वर्ड कार्टर के बाद। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. एंड लोग डरते हैं बेटा, क्योंकि आप जब भी एक मम्मी के पास जाते हो, उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इजिप्ट में कि जिसने भी डिस्टर्ब किया किंग की बॉडी को, उस पर कर्स होगा, एंड किसी भी तरह का डेथ का कर्स हो सकता है या किसी भी तरह का कर्स होगा, श्राप होगा। तो लोग डरते थे। जब उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया गया, जब उनके टूम से निकाला गया, तो अजीब तरह की हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था, नहीं आप मूवीज़ में देखते हो, भूत वाली मूवीज़ में बादल काले काले हो जाते हैं, हवाएं चलने लगती हैं। एंड कहाँ पे था उनकी बॉडी? वैली ऑफ किंग्स में, जहाँ पे जितने भी किंग थे, इजिप्शियन किंग्स थे, उनकी बॉडी को दफनाया गया था। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वो वेलिंग द स्टार्स इन अ कैस्केट ग्रे। एंड किस तरह से वो अपनी उस सेटिंग को बता रहे हैं, किस तरह से जब उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया गया। स्कर्टेड अक्रॉस मतलब कि मूविंग फास्टली, तो जो बादल थे वो बहुत जल्दी गुजर रहे थे। एंड किस शेप के थे? बिल्कुल टोकरी के शेप के थे,
क्यों टोकरी यहाँ पर कहा गया, कैस्केट क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि बादलों के आने के बाद जो स्टार्स थे वो छुप गए थे बादल में, तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि जो स्टार्स हैं वो उस बादल के अंदर हैं, मतलब उस कैस्केट के अंदर है, उस टोकरी के अंदर है जो बादल ने अपने अंदर रख लिया है। तो बड़ा ही अजीब सा था, घोंसली वाली फीलिंग आ रही थी, भूत भूत वाला स्पूकी काइंड ऑफ फीलिंग थी कि डरावना जैसा लग रहा था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब डेट भी बता दिया गया, आफ्टर 80 ईयर्स 1922 के बाद जाहे हवस आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दोबारा एक्सट्रैक्ट की उनकी बॉडी को एंड दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश की, सो दैट कि कुछ नया नॉलेज मिले। एडवांस्ड एज हो चुका था, बहुत सारे मशीन्स आ चुके थे कि हम उस तट की बॉडी को अलग अलग डायमेंशन से पढ़ सकते थे, जो कि हार्वर्ड कार्टर के टाइम पे उतना एडवांस हमारा जो साइंस था, हमारी मशीन्स नहीं थी। The world's most famous mummy gilded head first into the CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. अब फर्स्ट टाइम उनकी बॉडी को, जो यहाँ पे मम्मी गिल्डेड मतलब क्या है, सोने से लदी हुई थी पूरे सर से लेकर पैर तक, उसको सिटी स्कैन में जब डाला गया तो प्रोब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेट किया गया कौन सी चीज़ जो कि अभी भी लिंगर कर रही थी, अभी भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में ये चीज़ थी कि जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी, क्या किंग टट की डेथ किस तरह से नेचुरल डेथ हुई थी, कोई नेचुरल इलनेस था या मर्डर हुआ था। तो जो मेडिकली जो चीज़ एक मिस्टीरियस बनी हुई थी, हम कितना भी पढ़ रहे थे उनकी बॉडी को, लेकिन कुछ एग्जैक्टनेस नहीं पता चल रही थी, रियलिटी नहीं पता चल रही थी। तो जाहिर हवस ने फिर दोबारा उनकी बॉडी को सिटी स्कैन में डाला एंड पढ़ने की कोशिश की, ये कुछ तो पता चले, कुछ तो पता चले, मेडिकली कुछ पता चले। एंड कब हुआ था उनका डेथ? 3,300 साल पहले। सो इट्स अ बिग टाइम, मतलब एक होती ना कि 3 सेंचुरीज, मोर देन 3 सेंचुरीज पहले वो एग्जिस्ट करते थे। एंड लकीली हमारा जो एज है, जो हमारा इस टाइम का जो प्रेजेंट पीरियड है, वो इतना एडवांस्ड है कि इतने पहले की भी बॉडी को पढ़ा जा सकता है, कुछ नॉलेज लिया जा सकता है, मेडिकली प्रूव किया जा सकता है। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब फाइनली 2005 का ये टाइम बताया जा रहा है जब बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गया गया। बहुत भीड़ लग चुकी थी, छोटा सा कमरा था, उसके अंदर टूम था एंड 26 फीट अंदर था, तो लोग बहुत इकट्ठा हो गए थे। एंड कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो उनको ट्रिब्यूट पे करना चाहते थे। वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही पावरफुल किंग रहे हैं अपने टाइम के एंड बहुत अच्छे किंग रहे हैं बेटा। जैसे कि हमारे इंडिया में अकबर को बहुत अच्छा किंग माना जाता है, जो सेकुलर थे, जो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट किया करते थे। तो सिमिलर काइंड जो तट है वो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे एंड एट अ वेरी लिटिल एज वो बहुत ही ज़्यादा फेम गेन कर चुके थे। तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि उनका मर्डर किया गया था क्लोज वंस के द्वारा या किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो कि फैमिली में इंक्लूडेड हो। तो सभी लोग खड़े हो चुके। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. म्यूरल्स मतलब क्या होता है बेटा कि जो वॉल पे जो पिक्चर्स होते हैं ना, आपने अगर मूवीज़ देखी होगी मम्मी वाली, तो अलग अलग पिक्चर्स बने होते हैं उस एम्परर के एंड गोल्ड के, बहुत अच्छे से आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनको म्यूरल्स कहते हैं। तो उनके टोम पे, उनके वॉल्स पे जो थे म्यूरल्स बने हुए थे अलग अलग, उसकी भी एक अलग स्टडी होती है जो आप पढ़ते हो उनके बारे में, उस समय के बारे में। एंड उनका जो चैम्बर था, उनके रूम में जो टोम था, वो तट की जो फेस रखा हुआ था वो कम्प्लीटली गोल्ड से कवर था। गिल्डेड मतलब कि कम्प्लीटली गोल्ड से कवर था। The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid, सबसे अमेजिंग जो फीचर था वो क्या था, सबसे अमेजिंग बात क्या थी उस कॉफिन की, जो सबसे ऊपर जो कवर लगा हुआ था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मम्मी का फेस बना हुआ था, एक पिक्चर बना हुआ था। आपको पता है ना कि पहले इजिप्शियन किंग कैसे रहते थे, ऊपर से ऐसे सर को कवर करना एंड बहुत सारे सोनों से लदे रहते थे, उसी तरह का एक फेस बना हुआ था उस
क्या था, कॉफिन के लिड पे, ऊपर वाले, सबसे वाले ऊपर वाले कवर पे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ विजिटर्स जो थे वो अपनी गाइड बुक्स लेकर आए थे सो दैट कि वो पढ़ सके कि उस टाइम का जो पीरियड था वो क्या बताता था, किस तरह से लोग रहते थे। एंड म्यूरल्स जो जहाँ पे लगे हुए थे, पिक्चराइज थे, उनको पढ़ने की लोग कोशिश कर रहे थे थ्रू गाइड बुक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेटा जो चुपचाप खड़े थे एंड जो ये बिलीव कर रहे थे, मे बी और मे बी नॉट डैट की दैट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टेंस ऑन वंडरिंग विद शिवर इफ द फेरोस्कर्स। आप कितने भी क्यों ना मॉडर्न क्यों ना हो जाओ, कितने भी क्यों ना मॉडर्न हो जाओ, आप अभी भी रास्ते में अगर जाते हो एंड बिल्ली रास्ता कट करती है तो आप एट द बैक ऑफ योर माइंड, मतलब थोड़ा ही सही आपके मन में ये चीज़ होती है कि अरे यार इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एक मिथ है, सुपरस्टिशन है, चाहे वो 0.1% की ही तादाद में क्यों ना आता हो, लेकिन आपके दिमाग में आता होगा कि क्या पता कि कुछ गलत हो, क्या पता कि कुछ गलत हो। फिर भी आप होता है ना कि वो आपका एजुकेशन ओवरकम कर जाता है आपके सुपरस्टिशंस पे एंड आप आगे चले जाते हो एंड ये बिलीव करते आगे चले जाते हो कि अरे यार तो अंधविश्वास होगा। लेकिन थोड़ी ही पल के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ आती ज़रूर है कि बिल्ली रास्ता काटती है, तो कहा जाता है एंड बहुत टाइम से कहा जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जो बिलीव करते थे, एडवांस एज से बिलोंग करते थे, बट स्टिल दे आर थिंकिंग कि जो कर्स है क्या वो करेक्ट होगा, क्या हमने जो टट्स की बॉडी को जो डिस्टर्ब किया है तो क्या जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उन सब पे कर्स होगा। तो वो एक इतना डर से खड़े थे वहाँ पर कि क्या पता कि सही हो, क्या पता कि थोड़ी सी इसमें रियलिटी हो। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू। क्या ये ट्रू था कि जो भी डिस्टर्ब करेगा उनकी बॉडी को उस पर बुरा वक्त आएगा। ठीक है, द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। एक और फैक्ट आप लोगों को बता दूं बेटा कि जब हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में जब बॉडी को डिस्कवर किया था, उसके बाद क्या हुआ था कि इन अ वेरी लिमिटेड टाइम बहुत लोगों की डेथ होने लगी थी जो भी उस टूम में गए थे। तो ये बिलीव हो गया, एक बिलीफ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उस टाइम पे, 1922 के टाइम पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव चल रहा था, क्योंकि कोई ना कोई नेचुरल और अननेचुरल डेथ से गुजर रहा था एंड अप्रॉक्स 30 लोगों की डेथ हुई थी जो लोग उस टूम में गए थे। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर उस टाइम के, देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज बेटा जो कि प्रेजेंट है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो तुतनखामन के बारे में एंड किस तरह से रिसर्च हुआ था एंड हार्वर्ड कार्टर ने कितनी ब्यूटिफुली, कितनी इंटीग्रेटली डिस्कवर किया था। बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं उनकी सारी चीज़ें। तो ये बिलीव था कि मतलब हार्वर्ड कार्टर ने, उनकी टीम ने किंग की बॉडी को डिस्टर्ब किया एंड दैट इज़ द रीज़न दैट कि बाय नेचुरल एंड अननेचुरल डेथ लोग मर रहे हैं। एक उसमें से पर्सन थे जो टूम में गए थे, उनकी टीम के थे, उनकी जो डेड बॉडी थी वो नाइल रिवर में मिली। सो उस टाइम पे एक सेंसेशनल न्यूज़ आ रहा था कि जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बॉडी को डिस्टर्ब किया उन पे कर्स आ गया। बाद में चल के किसी साइंटिस्ट ने ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की कि सभी की जो डेथ थी वो बिकॉज ऑफ एक जानलेवा बीमारी की वजह से हो गई थी, क्योंकि टुट्स की बॉडी पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी प्रिजर्व करने के लिए उनकी बॉडी को, सो दैट कि उनकी बॉडी डिफॉर्म ना हो सके एंड जो सोल है वो दोबारा आकर उस बॉडी को रीस्टोर कर सके। तो जितने लोगों ने उनकी बॉडी को टच किया होगा, एक इन्फेक्शन से वो इन्फेक्ट हो गए होंगे कुछ बैक्टीरियाज एंड जर्म्स की वजह से, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कि अंदर ही अंदर उस जर्म्स ने, उस बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन की वजह से उनको मार दिया। सो ये साइंटिफिक रीज़न दिया गया था, बट इवन टिल नाउ बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि उनकी बॉडी को डिस्टर्ब किया गया था। दिस इज़ द रीज़न दैट कि इतने सारे डेथ हुए एंड उन डेथ्स में से हार्वर्ड कार्टर का भी डेथ था। सो ये एक ये फैक्ट है जो कि आप सुपरस्टिशन मान सकते हो या फैक्ट मान सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s। अब यहाँ पे जाहे हवस जो हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ हैं, वहाँ पे एंटिक्विटीज़ मतलब कि पुरानी चीज़ें जिस पे आप स्टडी करते हो, तो एक डिपार्टमेंट है, एक काउंसिल है जिसके वो सेक्रेटरी रहे हैं। तो जाहे हवस ने ये मैंशन किया कि जब ये बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड कार्टर के ज़रिए।
तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत बिगड़ गई थी, बॉडी की कंडीशन जो थी वो बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर हार्वर्ड, अब जैसे कि उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की बाय सिटी स्कैन, तो बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स थे वो बिलीव कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ कार्टर कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के मिसिंग हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कि हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उस टुट्स की बॉडी को। अब थोड़ा बहुत हम कार्टर के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा हम जानेंगे कि वो क्या कौन थे एंड उन्होंने क्या किया था इस फील्ड में। कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, दैट इज़ was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Futile मतलब कि useless searching. उन्होंने बहुत समय तक बेटा इजिप्ट में समय बिताया एंड बहुत ढूंढने की कोशिश की तूतनखामन की बॉडी को, एंड हर बारी ढूंढते थे एंड हर बारी उनका जो मेहनत था वो बेकार चला जाता था। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली ही रिकवर्ड द बॉडी ऑफ तुट एंड उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। Its content, through hastily ransacked in antiquity, was surprisingly complete. And सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना टट की बॉडी रिकवर करने के बाद जो कंटेंट्स थे वो जब निकाले गए, जब एक्सट्रैक्ट किए गए, तो सरप्राइज़ वाली बात थी कि सभी चीज़ें मौजूद थी। जिस तरह से जल्दी जल्दी टूम में जाके उनको हेस्टली निकाला गया था, ऐसा नहीं था कि प्रॉपरली वो निकाल पाए थे, बहुत मुश्किल से निकाल पाए थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुश्किल से निकालने के बावजूद भी उनके सारी बॉडी पार्ट्स थे, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था उनके लिए। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। एंड उन्होंने टट की बॉडी के साथ सिर्फ उनकी बॉडी को नहीं मतलब थे वो, लेकिन बल्कि उनके साथ इतने सारे रॉयल कलेक्शंस थे, इतनी सारी ज्वेलरीज थी, इतनी सारी चीज़ें मिली थी उस टाइम की। 3300 ईयर्स पहले की बात हो रही है, उस टाइम पे किस तरह की ज्वेलरी, उस टाइम पे किस तरह की जेम्स यूज़ किया करते थे, तो एक लेगेसी में जुड़ गए थे उनके कि वो अपने साथ लेकर आए थे एंड अभी भी म्यूजियम में प्रिजर्व करके उन तमाम चीज़ों को रखा गया है। स्टर्निंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजरेक्शन, कॉस्ट अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। एंड जिस तरह से प्रॉपरली उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था, जिस तरह से आर्टिफैक्ट्स यूज़ हुए थे, कि किस तरह से म्यूरल्स पे पिक्चर बने हुए थे, उस पर लिखा गया था, किस तरह से ब्रिलियंट गोल्ड्स का एंड डायमंड्स का यूज़ किया गया था, ये सारे प्रोसीजर्स जो थे इंक्लूडेड थे उनके रिजरेक्शन में। बिलीव किया जाता था कि ये प्रोसीजर सारे फॉलो किए जाएंगे तो टट की जो सोल है वो दोबारा उनकी बॉडी में आएगी एंड फिर से वो एज अ किंग जो हैं वो रूल करेंगे वर्ल्ड पे या मे बी इजिप्ट पे। सो बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ थी, बहुत ही हॉट न्यूज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, 1922 के टाइम पे, जब तूतनखामन की बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया गया था, ढूंढा गया था। तो ये एक सेंसेशनल न्यूज़ थी जो 2005 के टाइम पे भी ज़्यादा नहीं बट हाँ अप टू सम एक्सटेंट उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक इंटरनेशनल न्यूज़ फॉर्म हो चुकी थी। caused okay and still get the most attention and even till now ना, अगर आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हो, अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करोगी जो कि बहुत टाइम से ही मिस्टीरियस रहा है, तो तूतनखामन का डेथ भी एक उसमें इंक्लूडेड होता है। लोग पढ़ना चाहते हैं, इवन टिल नाउ लोग इजिप्ट में जाते हैं एंड वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करते कि उस टाइम पे किस तरह था। बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है ना कि यार बॉडी को प्रिजर्व करके रखना, ममीफाई करना एंड डिफॉर्म होने से बचाना। एंड सबसे चीज़ें सरप्राइज़ की बात क्या होती है कि बहुत हद तक जो बॉडीज़ मिली है, अब मुझे लगता है कि अभी 600-700 हो चुकी होंगी ममीज़ जो मिली होंगी हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो हम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जब आप सिटी स्कैन से आप एनाटॉमी पढ़ने की कोशिश करते हो उस बॉडी की, तो आप शॉक्ड रहते हो कि किस तरह से वो बॉडी जो है अप टू सम एक्सटेंट अभी भी प्रिजर्व्ड है, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट, एंड आप उस बॉडी को पढ़ सकते हो, आप जान सकते हो उनके बारे में। कुछ तो हमारे वो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उसको क्रेडिट जाता है, एंड कुछ ये जो प्रोसीजर उन्होंने किया था बॉडी पे प्रिजर्व करने के लिए, कुछ क्रेडिट उनको भी जाता है जो इतने टाइम तक इस बॉडी को प्रिजर्व करके रख पाए। अगर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता तो सिटी स्कैन कुछ नहीं कर पाता, बट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था एंड हम पढ़ पा रहे थे टट की बॉडी को। ओके, बट दैट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ गोल्ड एंड डायमंड एंड जेम्स थे, बल्कि नॉर्मल चीज़ें भी उस कॉफिन के अंदर थी जो आपको नॉर्मली
ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है ना, टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल लाइफ में हमारे, जो नॉर्मल डेली यूजेस होंगे, तो वो सारी भी चीज़ें रखी गई थी। उनके उनके कुछ बोर्ड गेम्स रखे गए थे, रेज़र रखा गया था, उनके कुछ अंडरगारमेंट्स रखे गए थे, एंड फूड रखा गया था, वाइन रखा गया था। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रॉन्गेस्ट उनका बिलीफ होगा कि वो बिल्कुल भी विदाउट हैविंग मतलब लीस्ट डाउट वो ये मानते थे कि डेफिनेटली उनकी सोल जो होगी इस बॉडी में ही आएगी। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उनके टाइम का। बहुत लोग दुखी नहीं होते थे, बल्कि उनको पता था कि डेफिनेटली दोबारा किंग आएंगे एंड फिर से रूल करेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजेस मतलब कि बेटा रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। तो जो डेथ के बाद जो सारी चीज़ें जो कनेक्टेड होके उनके साथ रखी गई थी, तो कई महीने लग गए थे उसको पढ़ने में। छोटी छोटी चीज़ें भी, आपको अगर एक कॉइन भी मिलता है ना किसी सिविलाइजेशन का, तो आप उसको स्टडी करते हो, आप उससे बहुत कुछ जानते हो कि उस टाइम पे किस तरह की चीज़ थी। उस कॉइन पर अगर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है तो वो क्या बिलीव करते थे, वो कौन से गॉड को फॉलो करते थे, वो कौन सी लैंग्वेज को पढ़ा करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप बहुत सारी चीज़ों को जानना पसंद करते हो। कार्टर began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers. The faded evidence of a burial in March or April. अब क्या हुआ कि कॉफिन जो था, 3 nested कॉफिन था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मतलब कोई ऐसे उनको मम्मी मिली थी जो मतलब वो 3 कॉफिन्स में थी। सबसे पहले छोटा सा ऊंचा था, कनेक्टेड थे, तीनों जो कॉफिन्स थे वो कनेक्टेड थे। एंड सबसे ऊपर जो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें थी, उनको कपड़े से वो कवर किया गया था, उसके ऊपर गार्लेंड्स रखे गए थे, ये सारे फ्लावरी चीज़ों का यूज़ हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से रखी गई थी। फिर सेकेंड था, एंड लास्ट में बहुत ही नीचे बॉटम में तुट की बॉडी को रखा गया। तो 3 कॉफिन्स जो थे वो उसमें इस तरह से करके बॉडी को रखा गया था। एंड जिस तरह के फ्लावर्स यूज़ हुए थे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि तट की जो डेथ थी वो अप्रैल मार्च के मंथ में हुई थी। अब अगर कोई आम अगर फूड में आम को रख दे, इंडिया मान लो किसी की डेथ हुई इंडिया में, ठीक है ना, एंड वो लोग प्रिजर्व करके उस पर्सन के साथ उन्होंने आम को रख दिया, ठीक है, मैंगो को, जो कि हम बिलीव करते हैं कि समर में मिलता है, हाँ एक्चुअल फैक्ट है। एंड कई सालों बाद अगर वो बॉडी रिकवर करती है और कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, उसको जो आम मिलता है, तो आम से पता चल जाता है कि अच्छा यार, मतलब कि बंदा समर में मरा होगा, तभी तो आम मिलता है समर में ही। तो सिमिलरली जितने भी ये फ्लावर्स एंड ये सारी जो चीज़ें गार्लेंड्स यूज़ हुए हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं नॉर्मली इजिप्ट में मार्च एंड अप्रैल में ही होती हैं। सो इससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि मार्च एंड अप्रैल में उनका बुरियल हुआ था, उनको दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल। हाँ, फाइनली जब वो मम्मी तक पहुँचे, जब जो लास्ट वाला कॉफिन था, लेकिन हाँ सामना करना पड़ा प्रॉब्लम्स का, ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा उस मम्मी तक पहुंचने के लिए। When he finally reached the ritual resins had hardened, cementing it to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. अब रेजिन्स जो होते हैं ना बेटा, यूज़ किए जाते हैं। आप एक सब्सटेंस होता है जो नॉर्मली कह सकते हैं ना कि किसी बॉडी को अटैच करने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ होता है जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है, इवन वाटर में भी डिज़ोल्व नहीं होता है वो। एंड उसको उस तरह से पकड़ के उस बॉडी को एंड उस पर स्टिक किया जाता है सो दैट कि जो बॉडी है वो एकदम प्रॉपरली पोजीशन में रहे। वो बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंस इतना हार्ड हो गया था, आप कह सकते हो कि यार 3300 साल बाद वो बॉडी मिली है, तो किस तरह से कंडीशन होगी। सो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कार्टर के लिए कि उनकी बॉडी को आराम से निकाल पाना। ये ट्रबल की बात हो रही है जो कार्टर ने फेस किया था। एंड बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जम गई है बॉडी, उनके नीचे कॉफिन से जुड़ गई है। एंड अगर हम बात करें कि अगर हम एक लीगली अगर परफॉर्म कर रहे हैं उनको निकालने की, उनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेजिटिमेट वे में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उनको इस तरह की चीज़ करनी पड़ी जो लीगल नहीं था।
जो इस तरह से नहीं, जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं था, आपने बिल्कुल इलीगल तरीके से उस बॉडी को निकालने की कोशिश की। लेकिन कार्टर के करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो ये बिलीव करते थे कि अगर हमने ऐसी बॉडी छोड़ दी तो बहुत सारे लोग जो थीव्स है वो आकर और इन सारी चीज़ों को चुरा सकते हैं एंड बॉडी को भी चुरा सकते हैं, क्योंकि उस पर जो है गोल्ड लगे हुए हैं। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन एंड उन्होंने, आपको एक चीज़ पता है, कार्टर ने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए थे, एकदम माइन्यूट लेवल के भी किए थे, वो सारी चीज़ें उनकी हैंड रिटन जो बुक्स हैं जिन्होंने रिसर्च के टाइम पे यूज़ किया था, वो बारीकी से हर चीज़ लिख रहे थे, वो सारी चीज़ें अभी भी मौजूद है एंड प्रिजर्व करके रखी गई है। एंड जब भी किसी को अगर कोई बॉडी या मम्मी को पढ़ना होता है तो हमेशा वो कार्टर की ही डायरीज़ को एंड इन सब चीज़ों को, जो पहले के इन्वेस्टिगेशंस हुए रहते हैं, सबसे पहले वो कार्टर से ही शुरू करते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने टट की बॉडी को डिस्कवर किया था एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन किया था। सो अब थोड़ा सा परेशान है कार्टर, ये सोच रहे हैं कि यार अब किस तरह से क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। आपको पता है ना, बहुत गर्मी पड़ती है इजिप्ट में, एंड जो उस टाइम का जो गर्मी था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था। तो उन्होंने क्या किया, द कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स। उन्होंने जो टेम्परेचर की मदद से उस रेजिन्स को मेल्ट करने की कोशिश की, उसके ज़रिए उन्होंने बॉडी को निकालने की कोशिश की। घंटों तक क्या किया उन्होंने, घंटों तक उन्होंने, ये मैप है आप देख सकते हो कि किस तरह से क्या क्या कहाँ पे है। हम इस मैप का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सन, मतलब एकदम ना हॉट, तड़कते भड़कते उन्होंने सनशाइन में रख दिया, धूप में रख दिया, सो दैट की एंड 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा था धूप एंड कितनी ज़्यादा गर्मी थी, और उन्होंने घंटों रख दिया उस बॉडी को, सो दैट की जो रेजिन्स है वो मेल्ट हो जाए एंड बॉडी को वो ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सके। नथिंग बज्ड। इतनी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद भी वो बॉडी जो थी वो हिल ही नहीं रही थी। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. And यहाँ पर क्या था कि उन्होंने ये जो बोला कि पहले की जो चीज़ें थी, मटेरियल था, अब क्या हुआ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चिजल यहाँ पर वर्ड हुआ है बेटा, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लकड़ियों के काम में अक्सर यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कार्टर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको नीचे से ज़बरदस्ती उस बॉडी को अलग करने की कोशिश की रीज़न से, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वो इस तरह से किंग की जो बॉडी के रिमेन्स थे वो नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बॉडी को निकालना। साइंटिफिक डिटैचमेंट की बात की गई है, तो कोई साइंस का उन्होंने मदद नहीं किया, बल्कि नॉर्मली अगर कुछ नहीं निकल पाता है, आप किस तरह से मोबाइल फ़ोन अगर गड़बड़ हो जाता है तो आप क्या करते हो, पटकते हो या बैटरी इधर उधर घुमाते हो। सो उन्होंने कोई दूसरा कोई एक सिस्टम वाइज कोई हेल्प नहीं ली, बल्कि खुद से उन्होंने चिजल करने की कोशिश की या निकाल लिया। इन हिज डिफेंस उन्होंने बताया भी कि बाद में चल के कोई क्वेश्चंस ना रेज करे, तो उन्होंने बताया कि कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। क्यों? इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को बाहर नहीं निकालते तो बहुत सारे जो चोर हैं वो क्या करते, सर्कमवेंटेड मतलब कि बेटा किसी को चकमा देना, आप किसी को उल्लू बना के कोई अपना काम कर लो। तो जो चोर होते वो गार्ड्स को चकमा देकर वो सारी चीज़ों को लूट के लेके चले जाते, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड उस तरह से वो टूम खुल चुका था तो वो बंद भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें छोड़कर कहीं जाना खतरे से खाली नहीं था। एंड इतनी वैल्यूएबल चीज़ को, जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए छोटी से छोटी चीज़ जो एंशिएंट टाइम की हो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, तो इतनी वैल्यूएबल चीज़ को छोड़कर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उनके पास ऑप्शन नहीं था। उन्होंने चिजल का यूज़ करके उस बॉडी को एक्सट्रैक्ट किया रेजिन से और टूम से। इन टुट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी। टुट की टाइम की अगर बात करें तो बहुत ही अमीर हुआ करते थे, अमेजिंगली अमीर हुआ करते थे। दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक द रिचेस विद देम, एंड ये बिलीव करते थे, बहुत ही स्ट्रांग बिलीव था आफ्टर लाइफ पे। तो ये बिलीव करते थे कि जितनी भी चीज़ें हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, गोल्ड जितना हमने कमाया, सारी चीज़ें हम अपने कॉफिन में डाल सकते हैं, और जब हम दोबारा आएंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होंगी। हमारे में बिलीव किया जाता है ना, एक्चुअली ये फैक्ट है कि जो चीज़ें हैं
मरने के बाद वो यहीं रह जाएंगी, सिर्फ आप और आप जाएंगे, आपका सोल जाएगा। इवन आपकी जो बॉडी है वो भी आपके साथ नहीं जाती है, सिर्फ आपका सोल जाता है। लेकिन इजिप्ट के लोग बिलीव करते थे कि आप सारी चीज़ें, अपनी सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेकर जा सकते हो आफ्टर लाइफ में। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings and amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब बता रहे हैं किस तरह से उनकी बॉडी को कवर किया गया था। बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी ना, उनकी पूरे कपड़े भी जो थे ना, जो उनको पहना गया था वो भी गोल्ड का था। ब्रेसलेट्स थे, नेकलेसेस थे, इनलेट नेकलेसेस, मतलब कि उस पर भी कुछ ना कुछ पिक्चर्स बने हुए थे, ठीक है। उस पर भी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटिव चीज़ें की गई थी उनके नेकलेस पे, और गोल्ड से भरा हुआ था। सैंडल्स थे, एप्रन आप लोगों को पता है ना, जो आप ऊपर से डालते हो, पहनते हो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के कपड़े और को, तो उस तरह से एप्रन पहनाया गया था। सैंडल्स थे, शीट्स, यहाँ पर बेटा फिंगर्स एंड टोज पे उनके कुछ पिक्चर्स डिज़ाइन किए गए थे जो सिग्निफाई करता है उस टाइम को। एंड एमुलेट्स थे, जो कि हम तावीज़ कहते हैं, एविल से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए थे उस टाइम के, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया था। सबसे रिचेस्ट कल्चर माना जाता है, वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर्स माना जाता है इजिप्शियन कल्चर को। सो आप देख सकते हो किस तरीके से हर चीज़ पे, आप अगर छोटी से छोटी भी चीज़ आपको मिल जाए ना, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी जिसके ज़रिए आप उस टाइम को पता लगा सकते हो उनके आर्टिफैक्ट से। एंड सभी प्योर गोल्ड के थे, प्योर गोल्ड के थे। टू सेपरेट टुट फ्रॉम द अडोर्नमेंट्स, ये सारे ज्वेलरी से उनको सेपरेट करना। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। जब उन्होंने निकालने की कोशिश की ना रेजिन से, आपको पता है ना, जब टिजल अवे करने की कोशिश की, बहुत सारे जो जॉइंट्स थे ना वो ब्रेक होने लगे। अब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपरली ह्यूमन बॉडी है जो अभी अभी डेथ हुई है, बहुत बहुत हज़ार साल पहले की है, तो डेफिनेटली बहुत ही वीक होगी। जब उन्होंने निकालने की कोशिश की तो बहुत सारे जो बॉडी के जॉइंट्स थे वो टूटना शुरू हो गए थे, एंड सीवियरली, मतलब बहुत ही बुरी तरह से टूट गए थे। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब फाइनली उन्होंने बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, दे रीअसेंबल द remains on the layer of a sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut was rest. निकालने के बाद उन्होंने उनका बेड बनाया, सैंड गिराया और उस पर बॉडी को रीअसेंबल करने की कोशिश की। एंड इसी तरीके से टुट की बॉडी को फिर से दफनाया गया था जब उन पे सारा जो स्कैनिंग है उनकी बॉडी को पढ़ लिया गया था। तो उसके बाद जब जाहे अवस ने रिकवर किया इस बॉडी को, तो वो कहाँ पे, कोई टोम में नहीं था, कोई ऐसा इस तरह से सोने से लदा हुआ नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल सी बॉडी थी जो कि बहुत सारे जॉइंट्स जो थे वो ब्रेक थे एंड सैंड की बेडिंग पे लेटे हुए थे। अब क्या है, ओके। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life, intriguing mysteries of death. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा इस चैप्टर का, जहाँ पे ये बताया गया है कि इंटरवीनिंग मतलब कि जो मिड का टाइम है, स्टार्ट के टाइम और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड सब्सटेंशियली डिफरेंस है, बहुत ही बड़े कंक्रीट लेवल का डिफरेंस है। कि पहले जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था उसका दिमाग कहाँ पे रहता था कि अरे यार, अगर हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, एंशिएंट चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। तो आउट ऑफ होता ना कि ग्रीडीनेस, हम ये नहीं कह सकते, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल टूवर्ड्स दोज आर्कियोलॉजिस्ट जो ये बिलीव करते थे। किसी को भी लगेगा कि कुछ ऐसा सामान मिल जाए जो कि अब एग्जिस्टेंस नहीं है उनका, एंड वो इतने वैल्यूएबल होते हैं, इतने रॉयल होते हैं कि लोग अपने पास रखना चाहते हैं। सो वो ज़्यादातर फोकस उनका ट्रेजर्स पे हुआ करता था। बट नाउ अगर हम अब की टाइम की बात करें तो एक बहुत ही कंक्रीट डिफरेंस आ गया, बहुत ही सब्सटेंशियल डिफरेंस आ गया है कि अब लोग पढ़ना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में। ट्रेजर से उनको मतलब नहीं है कि वो अपने पास रख सकें, लेगेसी को फॉर्म कर सके, नहीं, बल्कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक होता है ना कि पढ़ने की इच्छा होती है उस समय के बारे में, एट दैट पॉइंट किस तरह की लेगेसी थी, किस तरह का रूलिंग था, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, किस तरह की ज्वेलरीज पहना करते थे, ईच एंड एवरी थिंग, मतलब एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी मिस नहीं करना चाहती थी आज की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट।
सो ये सब्सटेंशियल डिफरेंस था। पहले के लोग ट्रेजर्स पे ज़्यादा फोकस करते थे और अब के लोग जो थे वो किस चीज़ पे फोकस किया करते थे, वो फैसिनेटिंग डिटेल्स पे फोकस किया करते थे। उनके लिए जितनी भी डिटेल्स थे, चाहे वो सोने से और हीरे से लदे हो या ना हो, चाहे वो छोटा सा चीज़ हो, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों ना हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग हुआ करता था। एंड इंट्रिगिंग यहाँ पर यूज़ हुआ है बेटा, कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी को जगा दे, आप मतलब उसको जानने की इच्छा आपके अंदर हो, दिमाग में ऑल द टाइम वो बात चलती रहे। तो ये जो डेथ हुआ था टट का, वो कहीं ना कहीं एक लिंगरिंग फॉर्म कर रहा था कि नहीं यार किस तरह से हुआ था, एक मिस्ट्री थी जो लोग पता करना चाहते थे कि किस तरह से हुआ था, किसने मारा था। एंड इतने छोटे से किंग को जो अपने टीन्स में था, कौन ऐसा कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी आर्कियोलॉजिस्ट की। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. दोबारा 1968 में दोबारा उस बॉडी को पढ़ा गया एंड सिटी स्कैन के जरिए पता लगाया गया। एनाटॉमी मतलब बेटा एक डिपार्टमेंट, एक फील्ड होता है जिसमें हम बॉडी के सारे पार्ट्स को पढ़ते हैं। सो यहाँ पर उनके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे में देखा कि मम्मी की सारे बॉडी के पार्ट्स तो हैं, बस दो चीज़ मिसिंग है, एंड वो है ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट की रिब्स मिसिंग है। एंड वो मिस कब हुआ था बेटा, जब कार्टर ने एक्सट्रैक्ट की थी बॉडी को एंड रीअसेंबल करने की कोशिश की थी। तो आप कोई टूटी हुई चीज़ को एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं जोड़ सकते ना, तो कुछ ना कुछ मिसिंग था एंड कार्टर के टाइम से ही मिसिंग था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सिटी by which hundred of x-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. एंड आज के टाइम की अगर बात की जाए, मतलब कि 2005 के टाइम की बात की जाए जब जाहे अवस का टाइम था, सो अब सिटी स्कैन हमारे साइंस ने डेवलप कर लिया था, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसके ज़रिए हम बॉडी के सारे डायमेंशंस को, 3 डायमेंशन, 3 दिशाओं से हम बॉडी को पढ़ सकते हैं थ्रू एनाटॉमी। एंड अलग अलग पिक्चर्स जो हैं, छोटे छोटे माइन्यूट लेवल के पिक्सल्स में हम पिक्चर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उन पिक्सल्स को फॉर्म करके एक पिक्चर बना सकते हैं, एक ग्राफिक बना सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे माइनर डिटेल्स को हम पढ़ सकते हैं थ्रू सिटी स्कैन। एंड एक वर्चुअल बॉडी भी फॉर्म करता है। वर्चुअल बॉडी मतलब कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज वाली बॉडी फॉर्म हो जाती है एग्जैक्ट शेप में थ्रू सिटी स्कैन। आप देखते हो ना कभी कभी मशीन्स में जो हमारी बॉडी होती है वो किस तरह से होती है, ऐसा नहीं होता है हम दिख रहे हैं, बल्कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो मशीन में होता है, वो होती है हमारी वर्चुअल बॉडी। एंड जिससे हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी के एनाटॉमी को, अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, जो भी बीमारियां हैं, एंड उसके थ्रू, वर्चुअल बॉडी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन इंसान किस बीमारी से गुजर रहा है एंड हम मेडिकेशन करवाते हैं। सो इस तरीके से सिटी स्कैन के थ्रू टिट की बॉडी को पढ़ने की कोशिश की गई कि क्या वो बीमार थे, नेचुरल डेथ हुआ था उनका, या मर्डर किया गया था, या कोई पॉइजनिंग का कोई केस है। वॉट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टच दैन द एक्सरे। मतलब अगर टिट की बॉडी को अगर सच में वाकई में उनके अंदर क्या चल रहा है, वो सबसे बेहतर तरीका है सिटी स्कैन करना, एक्सरेज के थ्रू करना। अगर ये भी अगर बेहतर ना जवाब दे तो बल्कि तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। सो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे क्या था, एक्सरे करना टिट की बॉडी को। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। एंड आंसर दे भी सकता था वो एक्सरे, जो एक क्वेश्चन जो था वो कंटिन्यूसली जो हवर कर रहा था, वो क्या था, टिट की डेथ कब हुई थी एंड कैसे हुई थी, हाउ डिड ही डाई, कैसे वो मरे थे, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ओके, सॉरी फॉर जस्ट वेट अ मिनट। ओके, मुझे लगा कि थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। ओके, किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। डिमाइज मतलब बेटा डेथ, मरना, ठीक है। तो किंग जो टट का जो डेथ हुआ था वो बहुत ही बिग इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। अगर हम उस टाइम की भी बात करें जब राजा महाराजों का टाइम था, तो बहुत ही शॉकिंग था कि किंग तूतनखामन की डेथ हो गई है। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, लास्ट थे, उनके बाद उनकी डायनेस्टी, उनका वंश का अंत हो चुका था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ ऑफ रेटल ऑफ डायनेस्टी, मतलब कि उनकी डायनेस्टी का एंड हो चुका था, जो कंटिन्यूसली हज़ारों साल से 100 साल 10 साल 100 सालों से राज कर रही थी एंड सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी इजिप्ट कंट्री की। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन
उनके मरने के बाद भी जो चीज़ें थी, जो एक क्वेश्चंस लिंगर कर रहा था, चल रहा था लोगों के मन में, एंड जो रिजल्ट था अभी भी वो अनक्लियर है। मतलब अभी भी एग्जैक्टली पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया से हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि पॉइजन से हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने उन्हें मारा था। तो एग्जैक्टली आप कंफर्मेशन के साथ सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हो, आप बहुत सारी थ्योरीज फॉर्म कर सकते हो विदाउट हैविंग प्रॉपर एविडेंस। एमेनहोटेप, अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, थोड़ा सा हम किंग टट के बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बेटा एक चीज़ आप करिएगा, अगर आपके पास टाइम है, जो कि टाइम है, आप ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है, सो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाइए। देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ जो कि तूतनखामन की है। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि किस तरह के वहाँ के लोग रहते थे। एंड सिर्फ तूतनखामन के बारे में नहीं, जस्ट रीड अबाउट ममिफिकेशन, किस तरह से बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था, किस तरह से डिफॉर्म होने से बचाया जाता था, एंड क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, एंड कितनी ममीज़ को हमारे वर्ल्ड ने एक्सट्रैक्ट किया है उनके टूम से, हम पढ़ने की कोशिश की है। देयर आर लॉट्स ऑफ किंग्स ना जिनकी बॉडी को निकाला गया एंड जिनकी बॉडी को पढ़ा गया। क्या ये करेक्ट है, ये मिथ है कि फैक्ट है? क्या मम्मी का जो कर्स है, जो उन पे, जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा वो कर्स उन पे उतरेगा, क्या ये करेक्ट है, क्या मिथ है या क्या फैक्ट है? क्योंकि अगर हम बात करें नेशनल ज्योग्राफिक की, या हम डिस्कवरी चैनल के बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका एग्जिस्टेंस है एंड लोग बिलीव करते हैं कि पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, या सोल जो कि चली जाती हैं, उनका एग्जिस्टेंस हमारे वर्ल्ड में होता है। सो डोंट यू थिंक सो कि अगर ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं तो मे बी द चांसेस कि जो कर्स है वो अभी भी, अगर हम मम्मी किंग की, अगर मम्मी को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, तो कर्स हो जाता है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल बिलीव दैट कि इट्स ऑल अबाउट सुपर स्टेशन, अंधविश्वास वाली बातें हैं, बट कुछ लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि कर्स हैं। एंड डजेंट मैटर बेटा कि आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, कितने भी एजुकेटेड ना हो, आपको उठाकर अगर इजिप्ट के किसी वैली में, स्पेशली द वैली ऑफ डेथ्स में, वैली ऑफ किंग्स में अगर ले जाया जाए एंड रात के वक्त आपसे कहा जाए कि जाओ टूम में से बॉडी को एक्सट्रैक्ट करो, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? डेफिनेटली यू विल बी स्कैर्ड, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो। एंड अगर आप सुबह में भी चाहते हो उस बॉडी को एक्सट्रैक्ट करते हो, एट द बैक ऑफ योर माइंड एक कंटिन्यूसली जो लिंगर करेगा वो नोशन कि मे बी 0.1% अगर ये रियल हुआ। सो दिस इज़ द थिंग ना, जो चीज़ें चल रही थी उन आर्कियोलॉजिस्ट के मन में भी, एंड लोग डरे हुए थे कि अगर हमने बॉडी को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, हमने हर डायमेंशन से पढ़ने की कोशिश कर दी है, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ अस? क्या होगा? क्या कर्ज जो है वो काम करेगा या नहीं काम करेगा? सो आई थिंक कि दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे कल के वक्त।